आज हम पढ़ रहे हैं सामाजिक संरचना एवं औद्योगिकरण में सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रभाव। उसका हमने कल फर्स्ट पॉइंट लिया था, विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय, यानी सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट कल क्लियर किया था, विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय। उसमें हमने देखा था कि प्रारंभ में दो वर्ग थे, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति यानी उच्च वर्ग और श्रमिक यानी निम्न वर्ग। लेकिन औद्योगिकरण के पश्चात समाज में एक नया नवविकसित वर्ग हुआ, जिसे नाम दिया गया मध्यम वर्ग। ये हम पढ़ रहे हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर का एमए समाजशास्त्र फाइनल का पेपर, औद्योगिक समाजशास्त्र, जो 8th पेपर है और उसका 8th में वो ये फर्स्ट ऑप्शन है, औद्योगिक समाजशास्त्र। उसमें हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था विभिन्न सामाजिक वर्गों का उदय। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव। जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव। जब हम बात करते हैं जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव पर, तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि जाति क्या है। यानी सामाजिक स्तरीकरण की ऐसी व्यवस्था जो सभी समाजों में पाई जाती है, जिसमें व्यक्तियों के पदों एवं कार्यों का निर्धारण किया जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था भी सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म से निर्धारित होती है। इस व्यवस्था को बंद स्तरीकरण भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जाति है क्या। अगर हम समाजशास्त्रियों की बात करें तो जाति जन्म पर आधारित होती है। कुले कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो तो उसे जाति कहा जाता है। डी.एन. मजूमदार एवं टी.एन. मदान कहते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग से आपका तात्पर्य है कि जाति एक ऐसा वर्ग है जिसकी सदस्यता जन्म से निश्चित होती है। जाति के बाहर कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य नहीं बन सकता। जाति के बीच जन्मे व्यक्ति ही इसके सदस्य बन सकते हैं। यानी बंद वर्ग से उनका तात्पर्य था ऐसा वर्ग जिसकी सदस्यता त्याग कर बाहर नहीं जाया जा सकता। उसी तरह हम क्रॉबर, जो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी जाति को परिभाषित करते हुए उन्होंने एक संस्कृति के रूप में जाति को देखा है। वे कहते हैं जाति एक एथनिक या सांस्कृतिक इकाई का अंतःवैवाहिक एवं वंशानुक्रम समूह है। इसका ऊंचा या नीचा स्थान सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसी तरह जो कैथलीन गफ हैं, हालांकि ये एक मार्क्सवादी लेखिका हैं, फिर भी ये जाति की व्याख्या मानव शास्त्र के संस्कृति में एक मुहावरे के रूप में करती हैं और कहती हैं कि जाति जन्म पर आधारित एक ऐसा समूह है जो अंतर्वैवाहिक और परंपरागत व्यवसाय पर निर्भर करता है। इसी तरह हम सैनार्ड की बात करें तो वो भी एक जो ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वे भी संस्कृति को जाति के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि कहते हैं तो जाति तो एक सामाजिक व्यवस्था है। वे लिखते हैं कि जाति एक बंद कॉरपोरेशन है। यह भयानक रूप से वंशानुक्रम पर निर्भर है। एक जाति का संबंध व्यवसाय के कारण दूसरी जातियों के साथ होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं, श्रीनिवास कहते हैं कि
जो कि एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जाति की व्याख्या मूल्यों के आधार पर की जाती है। यानी वो उनका ये मानना है कि ये जो व्यवस्था है वो पवित्रता और अपवित्रता पर निर्भर है। रिजले इसे कहते हैं कि जाति परिवार या परिवारों के समूह का एक संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज मानव या देवता से उत्पन्न होने का दावा करते हैं। समान अनुवांशिक व्यवसाय को करने पर जोर देते हैं और संपत्ति देने में असमर्थ लोगों द्वारा एक सजातीय समुदाय माना जाता है। इस तरह से हमने देखा कि जाति किसे कहेंगे। उसी तरह से हम देखते हैं कि वर्ग क्या है। वर्ग हम किसे कहेंगे, क्योंकि जाति का और वर्गों का क्या प्रभाव पड़ा है औद्योगिकरण के कारण। तो वर्ग क्या है? वर्ग से आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जिनकी सामाजिक स्थिति प्रायः समान स्तर की होती है। एक समान सामाजिक पद के कारण जब व्यक्ति पारस्परिक संबंधों का निर्माण करते हैं तो वे एक वर्ग की स्थापना करते हैं, अथवा इस प्रकार कहा जा सकता है कि समान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्ति एक वर्ग में आते हैं। तो वर्गों का निर्माण आयु, लिंग, शिक्षा, आयु, व्यवसाय आदि के आधार पर किया जाता है। अगर हम इसको परिभाषित करते हुए देखें, परिभाषाएं जो इसके बारे में लिखी गई हैं, उसमें हम देखेंगे कि ऑगबर्न और निमकॉफ ने अपनी पुस्तक हैंडबुक ऑफ सोशलॉजी में लिखा है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जिनके दिए हुए समाज में आवश्यक रूप से समान सामाजिक परिस्थिति है। तो हमने ये अभी देखा कि जाति क्या है और वर्ग क्या है। अब हम देखते हैं कि जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा। हम ये देखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज के व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है और एक वर्ग विशेष एक प्रकार की क्रियाएं करता है। भारत में भी सभी जातियों के आधार पर पूरा समाज विभाजित था तथा अब भी वे अपने विघटित रूप में देखे जाते हैं। लोगों का कार्य, उनका मिलना जुलना, सामाजिक सम्मान, विवाह आदि सब जाति के आधार पर नियंत्रित हैं। लेकिन औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने यहाँ की जाति व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डाले, जिसमें हम पहला प्रभाव देखते हैं जाति व्यवस्था में विघटन। कि किस तरह से औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण जाति व्यवस्था में विघटन हुआ। तो उद्योगों के विकास से जाति प्रथा विघटित हुई, क्योंकि औद्योगिकरण के पूर्व की स्थिति में समाज के लोग अपनी जाति के आधार पर ही कार्य का चयन करते थे। हरिजन लोग जो कार्य करते थे, उच्च जाति के कार्य वे नहीं कर सकते थे। यानी व्यक्ति की जो स्थिति थी उसकी जाति के द्वारा निर्धारित होती थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण हुआ, उसने सारे परिदृश्य को बदलना शुरू किया। उद्योगों में जाति के आधार पर कार्य का विभाजन नहीं होता, बल्कि कार्य का विभाजन कार्य करने की योग्यता तथा क्षमता के आधार पर उन्हें कार्य दिया जाता है। एक कारखाने में विभिन्न जातियों के व्यक्ति रखे जाते हैं तथा एक ही प्रकार के कार्यों को विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को करने के लिए दे दिया जाता है। उद्योग में व्यक्तियों का विभाजन उनकी जाति के आधार पर नहीं होकर उनके कार्य के आधार पर होता है। वह कुशल कर्मचारी वर्ग है या अकुशल कर्मचारी वर्ग है,
या कर्मचारी वर्ग में है या प्रबंधक वर्ग में है। ये सब विभाजन उनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर मिलता है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्ति का जो कार्य है वो उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर मिलता है, ना कि जातिगत आधार पर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जातिगत विभाजन औद्योगिक व्यवस्था में कोई भी स्थान नहीं रखता। नेक्स्ट हम देखेंगे जातिगत कार्यों का विभाजन समाप्त। अब समाज में विभिन्न कार्यों का कठोर जातिगत विभाजन नहीं मिलता, जैसे शूद्र एवं हरिजन गंदगी की सफाई तथा उच्च जाति की लोगों की सेवा करें, यह आवश्यक नहीं रहा। इसी तरह से वैश्य केवल व्यापार करें या व्यवसाय करें, ब्राह्मण केवल शिक्षा ग्रहण करना या शिक्षा देने का कार्य करें, यह आवश्यक नहीं है। यानी किसी भी व्यक्ति जाति का व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। औद्योगिक उपक्रम में रोजगार देने के बारे में सबको समान अवसर दिए जाते हैं। जातिगत व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तियों को कार्य सिखाने एवं प्रशिक्षित करने का कार्य करती थी, लेकिन औद्योगिक व्यवस्था में प्रशिक्षण का कार्य जो है वो प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा किया जाता है, जहाँ किसी भी जाति का व्यक्ति कार्य सीख सकता है। कपड़े बुनने का कार्य जुलाहे, कपड़े धोने का कार्य धोबी, बाल बनाने का कार्य नाई करें, ऐसा नहीं है। उद्योगों ने कार्यों की संख्या में बहुत वृद्धि की है तथा समाज के व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की सुविधा भी दी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जातिगत कार्यों का विभाजन जो था वो लगभग समाप्त हो गया। अब व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी कार्य कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जातिगत नियंत्रण में कमी। उद्योगों में सभी जाति के व्यक्ति कार्य करते हैं, जिससे औद्योगिक समाज की रचना हुई। व्यक्ति बिना अपनी जाति का विचार किए हुए अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ घुल मिलकर रहता है। अब अपनी जाति के वर्ग से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं रही। इससे जाति का नियंत्रण जो था वो कम हो गया। पहले उसे जाति के समूह द्वारा जो निर्धारित नियम और उपनियमों का जो पालन कठोरता से करना पड़ता था, अगर वो पालन नहीं करता था या उनका उल्लंघन करता था तो उसे दंडित भी किया जाता था। यहाँ तक कि व्यक्ति जाति के बाहर कोई भी सामाजिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अतः अपनी ही जाति के रीति रिवाजों एवं नियमों का उसे पालन करना पड़ता था। लेकिन औद्योगिक समाज में वह जाति के नियमों का उल्लंघन करते हुए बड़े ही आराम से एक सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। यानी जातिगत नियंत्रण बहुत ढीले हो गए हैं। यह एक औद्योगिकरण का प्रभाव हम जाति के गत नियंत्रण पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रम विभाजन जो है वो कार्यकुशलता पर आधारित है। औद्योगिकरण से पूर्व अगर हम भारतीय समाज की संरचना में देखें तो श्रम विभाजन का आधार व्यक्ति के जन्म पर आधारित था। यानी जिस जाति में व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे उसी तरह का कार्य करना पड़ता था। लेकिन औद्योगिक व्यवस्था में श्रम विभाजन कुशलता के आधार पर होता है। उद्योगों में जो विशिष्टीकरण अपनाया जाता है तथा कर्मचारियों को वहाँ जो विशिष्ट क्रियाएं सौंपी जाती हैं वे ही क्रियाएं सौंपी जाती हैं जिसमें वो अधिक कुशलता एवं रुचि रखता है। तो एक निम्न जाति का व्यक्ति अगर कुशलता रखने पर उद्योग में प्रबंधक एवं इंजीनियर भी हो सकता है तथा अन्य उच्च जाति के लोगों का निर्देशन एवं नियंत्रण भी कर सकता है। वह उद्योग में सफाई का कार्य करे, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि औद्योगिकरण ने जो श्रम विभाजन है
जो जातिगत आधार पे था वो अब पूरा ही परिवर्तित कर दिया है। अब व्यक्ति अपनी कुशलता और रुचि के अनुसार कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है ब्राह्मणों की शक्ति एवं महत्व में कमी। यानी जो भारतीय जाति व्यवस्था में जातियों की श्रेष्ठता थी उसका एक क्रम था। एस के कुथियाला के अनुसार भारतीय जातियां तथा उपजातियां एक श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित हैं थी। ब्राह्मण शीर्ष पर थे, अछूत सबसे नीचे थे। प्रत्येक उपजाति का एक समूह था जिसका निर्धारित व्यवहार एवं प्रतीक था जो श्रेणीबद्ध क्रम के अन्य समूह से पृथक करता था। इस श्रेणीबद्ध क्रम में अब ब्राह्मणों का महत्व कम हो गया है। औद्योगिक समाज में महत्वपूर्ण कार्य के आधार पर उसकी कुशलता के कारण तथा पूंजीगत साधनों के आधार पर दिया जाता है। पहले हम देखते थे कि ब्राह्मण जाति के में व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो व्यक्ति को बहुत महत्व दिया जाता था, उसे पूज्य माना जाता था। लेकिन औद्योगिक व्यवस्था ने ब्राह्मण जाति के शीर्ष में होने के महत्व को कम कर दिया है। अकुशल एवं निर्धन ब्राह्मणों को भी अब निम्न स्तर का माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शूद्र जाति का उत्थान। यानी औद्योगिक व्यवस्था में शूद्र जाति के लोगों का उत्थान हुआ है। पहले लोग शूद्रों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ रहना अच्छा नहीं मानते थे। शूद्रों की सामाजिक स्थिति बहुत ही गिरी हुई थी, लोग उन्हें हीनता की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अब उद्योगों में बिना किसी भेदभाव से उनको कार्य मिलता है, सबको काम करने की समान दशाएं मिलती हैं, सबका एक ही कैंटीन, एक ही विश्राम कक्ष होता है। यदि उद्योग अगर आवास व्यवस्था करता है तो वहाँ सभी प्रकार के लोगों को घर में रहने के लिए दिया जाता है। क्लब में, स्कूल में सभी जाति के कर्मचारी के बच्चे एक साथ खेलने पढ़ने की समान सुविधाएं रखते हैं। इस सब से निम्न एवं शूद्र जाति के लोगों का उत्थान हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिकरण ने निम्न एवं शूद्र जातियों के विकास में, उनके उत्थान में भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन। भारत में अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन सही नहीं माना जाता था, क्योंकि पहले एक जाति के व्यक्ति दूसरी जाति के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। इसे जातीय शुद्धता माना जाता था। यदि ऐसा कभी हो भी जाता था तो व्यक्ति को समाज द्वारा दंडित किया जाता था, क्योंकि दो विभिन्न जाति के लोगों में विवाह संबंध स्थापित हो जाने से जातीय शुद्धता नष्ट होती थी, जिसे अच्छा नहीं मानते थे। अब कारखानों में कार्य करने वाले विभिन्न जाति के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, इससे उनमें घनिष्ठता बढ़ती है और अंतर्जातीय विवाह हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि उद्योग धंधों में युवक एवं युवतियां साथ साथ कार्य करते हैं, जहां उनके प्रेम संबंधों का विकास होता है और उसकी परिणति अंतर्जातीय विवाह के द्वारा होती है। क्योंकि प्रेम विवाह में जाति एवं कुल का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन में भी बढ़ोतरी हुई है। अब लोग अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जातियों में विवाह करने लगे हैं। इसी का हम आखिरी पॉइंट देखेंगे, छुआछूत की भावनाएं समाप्त। यानी पहले हमारी जो जातीय व्यवस्था थी वो छुआछूत काफ़ी था। उच्च जातियां निम्न जातियों से छुआछूत का व्यवहार करती थी। लेकिन औद्योगिकरण से नगरों का जो विकास हुआ है
वहाँ होटल्स बने हैं, यातायात के साधन विकसित हुए हैं, स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं और वहाँ सभी को प्रवेश लेने एवं जो भी साधन है उसका उपयोग करने का अधिकार होता है। और यहाँ इस बात का तो कोई महत्व ही नहीं दिया जाता या कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कौन सी जाति का है, बल्कि सब एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था ने छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है क्योंकि औद्योगिकरण में परंपरागत जाति व्यवस्था को कोई स्थान नहीं रह गया है। एक कारखाने के औपचारिक संगठन में जाति के आधार पर ना तो कार्यों का विभाजन होता है और ना ही उनके अनुसार उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, बल्कि वह व्यक्ति की कुशलता एवं कार्यक्षमता तथा संगठन में औपचारिक पद एवं पद सोपान क्रम में उसकी स्थिति है जो उसे सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। तो कारखाने की व्यवस्था में जो हम देखते हैं कि परस्पर अनौपचारिक संबंध विकसित होते हैं, उनसे वे कारखाने के बाहर भी एक दूसरे के साथ निकटता अनुभव करते हैं। औद्योगिक उपक्रम एवं औद्योगिक नगर में छुआछूत एवं जातीय विशिष्टता को अपने प्राचीन रूप में नहीं रखा जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी हमें प्राचीन स्थिति के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन औद्योगिकरण में शिक्षा के विकास का प्रभाव यह पड़ा है कि धीरे धीरे जाति प्रथा निरंतर शिथिल होती जा रही है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक और विकासशील समाजों में जो औद्योगिक विकास हुआ है और औद्योगिक विकास के कारण जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आज हमने औद्योगिकरण के प्रभाव में हमने देखा जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है जो जाति एवं वर्ग व्यवस्था पर प्रभाव आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं या हमें कॉलेज आवर्स में फ़ोन भी कर सकते हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिए और अपने आप को इस संकट की घड़ी में बचा के रखिए और सामाजिक दूरी बनाए रखिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, बार बार अपने हाथ धोइए और अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।